क्या हो अगर कल सुबह उठते ही दुनिया वैसी न रहे जैसी आज है? क्या हो अगर आसमान से बर्फ नहीं मौत बरसने लगे? अगर समुद्र शहरों को निगल जाए और हवा इंसानों को सांस लेने से पहले ही जमा दे? एक वैज्ञानिक ने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और अब धरती अपने सबसे खतरनाक बदले के लिए तैयार है। ये है द डे आफ्टर टुमारो, जहां कुदरत इंसान को दिखाती है कि असली ताकत किसके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जैक हॉल अपने दो साथियों फ्रैंक और जैसन के साथ अटलांटिक में मौजूद है। चारों तरफ बर्फीला तूफान चल रहा है और ये लोग यहाँ बर्फ के सैंपल लेने आए हैं। जैसे ही वे सैंपल इकट्ठे कर रहे होते हैं, तभी अचानक जमीन धंसने लगती है और उनकी ड्रिल मशीन हजारों फुट नीचे गिर जाती है। दरअसल वहां बर्फ की एक बेहद लंबी, गहरी और चौड़ी दरार बन चुकी है। जो सैंपल अब तक लिए गए थे वे दरार के दूसरी तरफ हैं। जैक अपनी जान जोखिम में डालकर उस तरफ कूद जाता है और किसी तरह वे कीमती सैंपल वापस ले आता है। इसके बाद जैक न्यू दिल्ली जाता है, जहां उसकी यूएन की एक कॉन्फ्रेंस होती है। वहां वह ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में समझाता है। वह कहता है कि अगर ग्लेशियर पिघल गए तो गर्मी का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सवाल उठाते हैं कि इस काम में अरबों रुपए लगेंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा। जैक जवाब देता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमें इसकी कहीं बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वह बताता है कि बर्फीली चोटियां रिकॉर्ड गति से पिघल रही हैं और हाल ही में टूटा एक छोटा सा बर्फ का हिस्सा पूरे एक शहर के बराबर था। लेकिन जैक की बातों को वहां कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मौसम में तेजी से बदलाव आने लगते हैं। समुद्र में भयंकर तूफान उठने लगते हैं। कुछ जगहों पर तापमान अचानक 13 डिग्री तक गिर जाता है और टोक्यो में आसमान से बर्फ के विशाल टुकड़े गिरते हैं जिनसे कई लोग घायल हो जाते हैं। इधर जैक हॉल अपने घर लौटता है और पता चलता है कि उसका बेटा सैम, जो एक बेहद होनहार स्टूडेंट है, परीक्षा में फेल हो गया है। जैक कारण पूछता है तो सैम बताता है कि जवाब उसके दिमाग में था लेकिन उसने लिखा नहीं और प्रोफेसर ने उसे फेल कर दिया। जैक कहता है वह तुम्हें फेल कैसे कर सकता है, तुम उससे ज्यादा समझदार हो। सैम जवाब देता है मैंने भी उसे यही कहा था। सैम कहता है कि प्रोफेसर ने उसे फेल कर दिया और यही वजह है कि उसका मन थोड़ा परेशान है। इसी दौरान सैम एक क्विज कॉन्टेस्ट के लिए अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहा होता है। फ्लाइट में सफर करते समय अचानक बहुत जोरदार तूफान आता है और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्लेन स्थिर हो जाता है और वे सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। शहर में भारी ट्रैफिक होने के कारण वे गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ते हैं। तभी सैम आसमान की ओर देखकर हैरान रह जाता है। हजारों पक्षी एक साथ तेजी से उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं, जैसे किसी बहुत बड़ी अनहोनी का अंदाजा पहले ही हो गया हो। उधर दूसरी तरफ प्रोफेसर टेरी रैप्सन को दिखाया जाता है, जो एक ओशनोग्राफर है, यानी समुद्र के मौसम और तापमान के बदलाव का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक। वही प्रोफेसर जो दिल्ली में जैक हॉल की ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। वे देखते हैं कि जहां कल समुद्र के एक हिस्से में तापमान अचानक 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिसे उन्होंने पहले उपकरण की खराबी समझा था, वही गिरावट अब लगातार फैलती जा रही है। 4 अलग अलग जगहों पर तापमान कई डिग्री कम हो चुका है और यह बदलाव सामान्य नहीं है। इतनी तेजी से इतनी ठंड कभी नहीं बढ़ती। ये देखकर वे तुरंत जैक हॉल को कॉल करते हैं। वह कहते हैं जैक, जैसा तुमने कहा था कि ग्लेशियर पिघलने से उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं पर असर पड़ेगा, लगता है वो असर शुरू हो चुका है। जैक हैरान होकर जवाब देता है हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके लिए अभी कई साल बाकी थे। जैक तुरंत वह ईमेल खोलता है जो प्रोफेसर रैप्सन ने भेजा था। उसमें लिखा होता है कि ऐसा पिछले 10,000 सालों में कभी नहीं हुआ। इस बीच मौसम विभाग रिपोर्ट भेजता है कि लॉस एंजल्स में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और वहां एक विशाल बवंडर आने की संभावना है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जमीन से खुद ब खुद कई बवंडर उठने लगते हैं। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहता है और जब तूफान थमता है तो पूरा लॉस एंजल्स शहर तबाह हो चुका होता है। इतने बड़े नुकसान के बाद वहां की सभी फ्लाइट्स तुरंत रद्द कर दी जाती। इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में मौसम विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, सुरक्षा कमेटी के सदस्य और नासा के वैज्ञानिक मौजूद होते हैं। जैक हॉल भी वहीं होता है क्योंकि वह नासा के साथ काम करता है। कमरे में मौजूद किसी के पास इन तेज मौसम बदलावों का कोई ठोस जवाब नहीं होता।
तभी जैक बोलता है, क्या आपने उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं पर ध्यान दिया है? कल रात प्रोफेसर रैप्सन का कॉल आया था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक महासागर की मुख्य धाराएं बदल चुकी हैं। तभी एक वैज्ञानिक उठकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? जैक बताता है कि महासागर की धाराओं का संतुलन खारे और मीठे पानी के अनुपात पर टिका होता है। ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं उससे इतना अधिक मीठा पानी समुद्र में मिल चुका है कि कोई इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। जैक को लगता है कि समुद्र का खारा पानी कम हो रहा है और इसका असर मौसम पर कितना खतरनाक हो सकता है यह कल्पना से परे है। वह यह भी बताता है कि प्रोफेसर रैप्सन के केंद्र के पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और वह इन जानकारियों को अपने प्राचीन मौसम मॉडल में डालकर आने वाले समय के मौसम का सटीक अनुमान लगाना चाहता है, जैसे उसने पहले लगाया था। हालांकि उसका पिछला अनुमान कहता था कि यह सब 100 साल बाद होना चाहिए था, लेकिन अब यह सब बहुत जल्दी हो गया है। जैक का अनुमान अब भी सही है, मगर वहां मौजूद लोग उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। उन्हें लगता है यह सिर्फ एक थ्योरी है। फिर भी कुछ वैज्ञानिक जैक का साथ देते हैं और रिसर्च जारी रखते हैं। जल्द ही वे निष्कर्ष निकालते हैं कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा और भारी जनमाल हानि होगी। जैक ये बात वाइस प्रेसिडेंट को बताने जाता है। वह कहता है, मेरे मॉडल के अनुसार 8 से 10 हफ्तों में भयानक तबाही आने वाली है। वाइस प्रेसिडेंट याद दिलाते हैं, दिल्ली की मीटिंग में तो तुमने कहा था कि ऐसा 100 साल तक नहीं होगा। जैक कहता है, मैं गलत था, हमें शहरों को तुरंत खाली कराना चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात को नकार देते हैं। वे कहते हैं, हम शहर खाली नहीं करा सकते, और वहां से चले जाते हैं। उधर दृश्य बदलता है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली 3 हेलीकॉप्टरों में कहीं जा रही होती है। रास्ते में अचानक मौसम तेजी से बदलता है। तापमान तेजी से गिरता जाता है। कुछ ही मिनटों में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हेलीकॉप्टर हवा में ही जम जाते हैं और आसमान से गिरकर बर्फ में दफन हो जाते हैं। पूरी रॉयल फैमिली वहीं खत्म हो जाती है। इसी बीच न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में, जहां जैक का बेटा सैम मौजूद है, बारिश शुरू हो जाती है और पानी सड़कों पर भरने लगता है। तभी अचानक एक विशाल सुनामी शहर पर टूट पड़ती है और पूरा मैनहट्टन पानी में डूब जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागते हैं। उधर जैक अपनी रिसर्च पर काम जारी रखता है। उसे पता चलता है कि 3 विशाल सुपर हरिकेन बन रहे हैं, कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया की ओर। अगले 24 घंटों में ये पूरी तरह विकसित हो जाएंगे और 48 घंटों में कितनी दूर तक फैलेंगे इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जैक पूरा डेटा प्रोफेसर रैप्सन को भेजता है। रैप्सन बताते हैं कि 7 से 8 दिनों बाद जब ये सुपर स्टॉर्म खत्म होगा तब हम एक नए आइस एज के मुहाने पर होंगे। जैक उन्हें बाहर निकलने की सलाह देता है, मगर रैप्सन जवाब देते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। इधर सैम न्यूयॉर्क में फंसा हुआ है। वह अपने डैड को फोन करता है और पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। डैड बताते हैं कि तूफान बहुत तेजी से आ रहा है, तापमान अचानक गिर जाएगा और हवाएं इतनी ठंडी होंगी कि लोग कुछ ही मिनटों में जमकर मर जाएंगे। इसी दौरान पानी का स्तर लगातार बढ़ता जाता है और टेलीफोन बूथ तक पहुंच जाता है। कॉल कट जाता है। जैक अब सैम को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करता है। उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है। अगर तुम वहां गए तो शायद वापस नहीं आ पाओगे। जैक कहता है, मैं पहले भी कई बार बर्फीले इलाकों में जा चुका हूँ। उसका दोस्त जवाब देता है, लेकिन यह वैसी जगह नहीं होगी। जैक की पत्नी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जैक कहता है, कृपया मुझे मत रोकना। तभी उसका साइंटिफिक अधिकारी आता है और कहता है, तुम्हें ये सारी बातें सरकार को समझानी होंगी। जैक जवाब देता है, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ। अधिकारी कहता है, राष्ट्रपति तुमसे मिलना चाहते हैं। जैक राष्ट्रपति से मिलता है और समझाता है कि यह तूफान 7 से 8 दिन चलेगा। उसके बाद तापमान उतना ही कम हो जाएगा जितना पिछले हिमयुग में था। राष्ट्रपति पूछते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? जैक कहता है, दक्षिण की ओर जितना दूर जाएंगे उतनी सुरक्षा होगी। राष्ट्रपति पूछते हैं, जो लोग उत्तर में फंसे हुए हैं उनका क्या? जैक भारी मन से जवाब देता है, उन्हें बचाना मुश्किल है। सबसे बेहतर यही होगा कि वे अपने घरों में रहें और दुआ करें। जैक ये सब कहकर तुरंत वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर पहुंचना है, जहां उसका बेटा सैम फंसा हुआ है। उधर राष्ट्रपति फैसला लेते हैं कि जैक की बात माननी होगी। वे कहते हैं कि हम सेना को उत्तर की तरफ नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो शायद वे कभी वापस न लौटे। युद्ध के समय भी यही नियम होता है, जितनी जानें बचाई जा सकती हैं उतनी ही बचाई जाएं। अब सरकार को लगभग आधे देश को खाली कराना है। दूसरी ओर जैक न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका है। मैनहट्टन में जिस बिल्डिंग में सैम ने शरण ली है, वहां कई और लोग भी मौजूद हैं, जिनमें सैम के दोस्त और लॉरा भी शामिल है। कुछ देर पहले
पहले जो पानी सड़कों में भरा था वह अब पूरी तरह जम चुका है। बाहर बड़ी संख्या में लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं और अंदर घोषणा की जाती है कि सभी को दक्षिण की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन सैम कहता है हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे पिता मौसम विभाग में वैज्ञानिक हैं। हालात और बदतर होंगे, ठंड और बढ़ जाएगी, हमें अंदर रहकर इंतजार करना चाहिए। मगर उसकी बात को कोई नहीं मानता। लोग कहते हैं हम यहाँ भूख और ठंड से मर जाएंगे और वे सब बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सैम और उसके कुछ दोस्त वहीं रहने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जैक उन्हें लेने आएगा। वे किताबें जलाकर गर्मी पैदा करते हैं ताकि बच सके। उधर तूफान अब पूरे उत्तरी हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है। 15 इंच मोटी बर्फ हर चीज को ढक देती है। सैम को यकीन नहीं कि उसका डैड उसे बचाने आ पाएगा, लेकिन फिर भी वह उम्मीद बनाए रखता है। जैक इस वक्त अपनी टीम के साथ न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा है। सड़कें इतनी ऊंची बर्फ से ढकी हैं कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, इसलिए वे पैदल चल पड़ते हैं। बर्फ का स्तर इतना ऊंचा है कि इमारतें तक उसके नीचे दब चुकी हैं। रास्ते में उनके साथी का सामान एक टूटे हुए हिस्से की वजह से नीचे गिरने लगता है। रस्सी से बंधे होने के कारण सभी लगभग नीचे खिंच जाते हैं, लेकिन जैक बर्फ की सतह पर कुल्हाड़ी मारकर खुद को स्थिर कर लेता है और सभी को बचा लेता है। लेकिन ज्यादा भार के कारण कांच टूटने लगता है और उनका एक साथी उन्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और उनका सामान भी नीचे गिर जाता है। अब वे दोनों बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना खाने पीने के आगे बढ़ते हैं। तूफान अगले 1 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंचने वाला है। उधर सैम और उसके दोस्तों के साथ लॉरा भी होती है। सैम वहां लॉरा की वजह से पहुंचा था क्योंकि वह उससे प्यार करता है। लॉरा के पैर में चोट है और अब उसे संक्रमण हो गया है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और उसे दवाइयों की जरूरत है। तभी वे देखते हैं कि एक विशाल पानी का शिप तूफान की वजह से शहर के अंदर तक धंस आया है। सैम कहता है कि जहाज में दवाइयां जरूर होंगी। वह अपने 2 दोस्तों के साथ बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वे दवाइयां लेने जहाज में अंदर जाते हैं, बाहर भेड़ियों का एक झुंड आ जाता है जो चिड़ियाघर से भागकर अब वहां तक पहुंच चुके हैं। दवाइयां लेकर लौटते समय भेड़िए उन पर हमला करते हैं, लेकिन वे किसी तरह उनसे बच निकलते हैं और दवाइयां लॉरा तक पहुंचा देते हैं। अब तूफान न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। शहर की हर चीज जमने लगती है। सैम और बाकी लोग किसी तरह लाइब्रेरी के अंदर बचते हैं और बचने के लिए किताबें जलाते रहते हैं क्योंकि तापमान इतना गिर चुका है कि कुछ ही मिनटों में इंसान जमकर मर सकता है। उधर जैक और उसका दोस्त भी एक बड़े तूफान के बीच फंस जाते हैं और एक इमारत में शरण लेते हैं। तूफान गुजर जाने के बाद वे फिर से लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि वे सभी लोग जो लाइब्रेरी से निकलकर दक्षिण की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे अब पूरी तरह जम चुके हैं। आखिरकार जैक लाइब्रेरी पहुंच जाता है। वह सैम और उसके दोस्तों को एक कमरे में जीवित पाता है। अंदर आग जलने की वजह से वे बच पाए थे। सैम अपने पिता को देखकर भावुक हो जाता है। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। जैक भी उसे गले लगा लेता है। उसने अपने बेटे को कभी ठीक से समय नहीं दिया था, लेकिन आज वह उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर आया है। सैम के सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। अब जब तूफान थम चुका है, हेलीकॉप्टर आते हैं और जैक, सैम और बाकी लोगों को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ पता चलता है कि राष्ट्रपति तूफान में मारे जा चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट अब नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। वे मैक्सिको से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जैक की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। वे कहते हैं हमने सोचा था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे और प्रकृति हमें सजा नहीं देगी, लेकिन प्रकृति ने दिखा दिया कि इंसान उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। जिन देशों को हम कमजोर समझते थे उन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया। यह मानवता का नया अध्याय है और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।